हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग बायोकेमिस्ट्री या यूनिट 1 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी जो रीसेंट आपका एग्जाम हुआ था जून 24 का, उसके हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके CSI नेट एग्जाम में, और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और ये आपका फाउंडेशन भी तैयार करती है। ठीक है, अगर बायोकेमिस्ट्री को अच्छे से नहीं करें आप तो फिर सेल बायो, मॉल बायो, इन सब में प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री को आपको अच्छे से तैयार करना है और इसके कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोग लेते हैं जो आपको लास्ट, जो आपका जून 24 का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए वी विल टेक सम क्वेश्चंस। ओके, तो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन में, which one of the following compounds can serve as a direct acceptor of an additional amino group derived from amino acid catabolism? तो amino acid catabolism पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा है कि कौन सा कंपाउंड डायरेक्ट एक्सेप्टर की तरह काम करता है ऑफ द एडिशनल अमीनो ग्रुप। तो अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, ठीक है, थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साथ में। तो अमीनो, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े ब्रशअप हो जाएंगे एज योर एग्जाम इज वेरी नियर। तो अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म में हम करते क्या है, जब अमीनो एसिड बॉडी में एक्सेस हो जाए अगर अमीनो एसिड, तो उसका कोई स्टोर नहीं होता। प्रोटीन्स जो हैं दे आर कंटिन्यूसली बीइंग टर्न्ड ओवर, मतलब प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं और उनका फिर डिग्रेडेशन भी होता है। ठीक है, ये प्रोसेस चलते रहती है, तो एक्सेस होता नहीं है कि इसको स्टोर करके रखा जाए। तो अमीनो एसिड की कैटाबॉलिज्म में अगर हम पहले अमीनो एसिड की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, तो अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। So this is the structure of amino acid. This is the side chain. साइड चेन बस डिफरेंट होगी डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड में, बाकी स्ट्रक्चर यही होगा। दिस इज द अमीनो ग्रुप, दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये क्या है, अल्फा कार्बन एटम। ठीक है, बेसिकली एसिमेट्रिक कार्बन, only one amino acid is symmetric, is glycine. ओके, सो हियर वी हैव द स्ट्रक्चर। अब जब हम अमीनो एसिड को कैटाबोलाइज करेंगे, सपोज अमीनो एसिड को तोड़ के आप ग्लूकोज बनाना चाह रहे हैं, तो ग्लूकोज में तो ये अमीनो ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होता है, बट अमीनो ग्रुप को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रिमूव करना होगा। ठीक है, तो कैसे हम रिमूव करेंगे, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर जो है वो किसी और को कर दिया जाएगा। ठीक है, इस अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर आप किसी और को कर दोगे, और आपसे पूछा क्या है कि एक्सेप्टर कौन है, एक्सेप्टर ऑफ अमीनो ग्रुप, इस अमीनो ग्रुप को एक्सेप्ट कौन करेगा। ठीक है, तो अमीन इसकी तो सबसे पहले क्या करना होगा, अमीनो एसिड के कैटाबॉलिज्म में हमें इस अमीनो ग्रुप को यहाँ से हटाना होगा, ताकि फिर बचा हुआ जो कार्बन स्केलेटन है, बचा हुआ जो भी ये स्केलेटन है, उसको फिर हम किसी मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करके और फिर उससे एनर्जी डिराइव कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि कौन इसको एक्सेप्ट करेगा। तो अमीनो एसिड के कैटाबॉलिज्म में इसको एक्सेप्ट कौन करता है, here we have the amino acid, okay, amino acid, और इसको एक्सेप्ट करता है कंपाउंड कॉल्ड अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल, एक रेब साइकिल का एक इंटरमीडिएट है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और इससे क्या बनता है, कीटो एसिड और साथ में ग्लूटामेट। राइट इट अगेन, कीटो एसिड एंड ग्लूटामेट। ठीक है, तो यहाँ पर अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप था उसको किसने एक्सेप्ट किया, अल्फा केजी ने। ठीक है, और एक्सेप्ट करके वो क्या बना, ग्लूटामेट, और बचा हुआ जो अमीनो एसिड है वो क्या कहलाएगा, अमीनो एसिड से आपने जब रिमूव कर दिया अमीनो ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा, कीटो एसिड। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे
तो अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, तो अभी हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आई जस्ट गिव यू ब्रीफ आइडिया, ठीक है। बाद में फिर इस ग्लूटामेट का क्या होगा, इसका फिर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगा और उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप देखते हैं कि क्या पूछा है आपसे सिंपली, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप, अमीनो एसिड से जब आपने अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर किया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसएमिनेशन। और फिर उसके बाद ग्लूटामेट बना, ये कीटो एसिड बना, ग्लूटामेट का क्या होगा फिर, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ठीक है। क्या होगा आंसर इसका, अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये एक्सेप्टर होता है एडिशनल अमीनो ग्रुप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किससे पूछा गया है, लेट अस सी, which one of the following pairs correctly matches the enzyme with its allosteric activator, ठीक है। क्या पूछा है कि कौन सा इसमें जो पेयर है वो करेक्टली मैच करता है एंजाइम को विद इट्स एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। तो ये आपको बेसिकली कार्ब मेटाबॉलिज्म पे पूछा है, ठीक। ये कुछ क्वेश्चन आपके मॉर्निंग शिफ्ट के हैं और कुछ इवनिंग शिफ्ट के हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म पे पूछा है और एक क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे। तो बायोकेमिस्ट्री में मेटाबॉलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैचेस द एंजाइम विद इट्स एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। पहला एंजाइम क्या है आपका, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, PFK, PFK, ये किसका एंजाइम है, ये ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है, ठीक है। दूसरा एंजाइम है दूसरा क्या है, PDH, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, 3 एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स होता है। थर्ड एंजाइम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और फोर्थ एंजाइम है पायरुवेट काइनेज, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट पाथवे से इन्होंने लिया हुआ है इन एंजाइम्स को और पूछा है कि एलोस्टेरिक एक्टिवेटर बताइए, ठीक है। तो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स, चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि PFK, PFK जो है कहाँ पे होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ग्लाइकोलिसिस जो पाथवे है, किस स्टेप में होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पे जब आई एम नॉट शोइंग हेयर कि कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल है कौन सी रिवर्सिबल है, इसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस पाथवे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, आई एम जस्ट शोइंग यू द स्टेप्स, ठीक है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट, इस पर्टिकुलर स्टेप को ये कैटालाइज करता है PFK, ठीक है। तो PFK पूछा है आपसे कि सिट्रेट क्या PFK का एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है, क्या इसको ये एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो नो, सिट्रेट जो है, जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल का इंटरमीडिएट है, ये क्या करता है, इसको इनहिबिट करता है PFK को। अब कैसे, अब ऐसे तो आप रट लेंगे कि ठीक है ये इसको इनहिबिट करता है, बट यू मस्ट नो द रीजन व्हाई दिस सिट्रेट इनहिबिट्स द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। तो रीजन इज कि अगर सिट्रिक एसिड साइकिल सिट्रिक एसिड जो है, सिट्रिक एसिड साइकिल का यानी कि TCA साइकिल का फर्स्ट ये आपका प्रोडक्ट होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। अब इसका हाई लेवल जो है, सिट्रिक एसिड अगर हाई है तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि देयर इज प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ TCA साइकिल इंटरमीडिएट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल इंटरमीडिएट्स, सिट्रिक एसिड का लेवल अगर हाई है, इसका मतलब क्या है कि क्रेब्स साइकिल हो रही है, क्रेब्स साइकिल इज अकरिंग इन द सेल्स। और TCA साइकिल के इंटरमीडिएट्स अगर ऑलरेडी ज्यादा हैं तो TCA साइकिल से क्या बनती है, आपकी ATPs बनती हैं, अराउंड 10 ATPs, ठीक है। तो इतनी ATPs ऑलरेडी बन रही हैं, तो हमें क्या फिर ये PFK को एक्टिवेट, PFK किसको प्रमोट करेगा, ये किसका एंजाइम है, तो ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है। और ग्लाइकोलिसिस में कितनी ATPs बनती हैं, नेट 2 ATPs, ठीक है। 4 बनती हैं टोटल, 2 यूटिलाइज हो जाती हैं, तो नेट गेन 2 ATP का होता है। तो फिर अगर क्रेब्स साइकिल हो ही रहा है, हाई सिट्रिक एसिड लेवल है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी TCA साइकिल का प्लेंटीफुल सप्लाई है इसके इंटरमीडिएट्स का, और एनर्जी ऑलरेडी बॉडी में है, TCA साइकिल के थ्रू इतनी ATPs बन रही हैं, तो फिर हम PFK को सिट्रिक एसिड जो है
वो क्यों इसको एक्टिवेट करेगा? ये तो क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा, क्योंकि अभी हमें एनर्जी जब क्रेब्स साइकिल के थ्रू ऑलरेडी बन रही है तो ग्लाइकोलिसिस करवाने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड दैट इज वाई सिट्रेट जो है वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का एलोस्टेरिक एक्टिवेटर नहीं होता है, वो क्या होता है, इनहिबिटर होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया। तो फर्स्ट आपसे क्या पूछा है, करेक्ट मैच, कि करेक्टली मैच कीजिए कौन सा एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है किस एंजाइम का। तो सिट्रेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का एलोस्टेरिक एक्टिवेटर तो नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपको, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, चलिए लेट मी क्लियर दिस। ओके, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज पीडीएच कॉम्प्लेक्स। इसको पीडीएच कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, पीडीएच कॉम्प्लेक्स क्योंकि ये 3 एंजाइम्स का एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये करता क्या है, ये एक लिंक की तरह काम करता है। इसके बीच में लिंक, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच के लिंक कौन होता है, पीडीएच कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज से आपका पायरुवेट बना, ठीक है। और पायरुवेट को एसिटाइल कोए और CO2 में कन्वर्ट करता है कौन, ये पीडीएच कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 3 एंजाइम्स का ये कॉम्प्लेक्स होता है। पीडीएच कॉम्प्लेक्स पायरुवेट जो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू बना उसको कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोए में, और एसिटाइल कोए जो है वो ही क्रेब्स साइकिल में फिर एंटर करता है, क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करता है। तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे पूछा है आपसे कि पीडीएच कॉम्प्लेक्स का एनएडीएच का एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है, तो नो, क्योंकि पायरुवेट, लेट मी शो यू कि पायरुवेट बना ग्लाइकोलिसिस से, ठीक है। अब ये चीजें अगर आप समझ के करेंगे तो वैसे ही याद रहेंगी, ठीक है। अगर आप भूल भी जाएं तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि पायरुवेट जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोए में, CO2 रिलीज होता है, और यहाँ पर NAD जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, NADH में। इस प्रोसेस में NADH बनता है, ठीक है। तो NADH ऑलरेडी अगर बन रहा है तो फिर ये, अच्छा कौन कन्वर्ट कर रहा है, पीडीएच, पायरुवेट को एसिटाइल कोए, CO कोए और कार्बन डाइऑक्साइड। तो NADH ऑलरेडी बन रहा है, तो ये इसको अब एक्टिवेट क्यों करेगा, पीडीएच को ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है। क्योंकि NADH का प्रोडक्शन अगर ऑलरेडी हो रहा है तो फिर हम और पीडीएच को क्यों एक्टिवेट करें फर्दर और NADH बनाने के लिए। तो NADH जो है वो यहाँ पे क्या होगा, इसका ये भी नहीं है, ये भी इनहिबिटर होगा, ठीक है। ये सारे इनहिबिटर्स एक्टिवेटर्स हम लोग डिस्कस करेंगे जब बायोकेमिस्ट्री में मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। चलिए थर्ड, अब सी देखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, बट ये एक एनालिटिकल नेचर का क्वेश्चन, यहाँ चीजों को आपको एनालाइज करना है, ठीक है। थर्ड क्या है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ADP। अब पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है ये किसका एंजाइम है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस का, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, नया ग्लूकोज हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। नया ग्लूकोज क्या, पुराना ग्लूकोज क्या होता है, जैसे ग्लाइकोजन है तो ग्लाइकोजन में हमने ग्लूकोज को स्टोर करके रखा है तो उसके थ्रू भी हम ग्लूकोज बनाते हैं कि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल ग्लूकोनियोजेनेसिस है, यहाँ पे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से हम ग्लूकोज को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है आपसे कि ADP, अब इसको आपको रटना नहीं, इसको भी हम देखते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, अच्छा ADP, अगर ADP कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इफ ADP कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी स्टेटस है सेल का वो कैसा है, लो, एनर्जी स्टेटस ऑफ द सेल इज लो, ठीक है।
एनर्जी स्टेटस कैसा है सेल्स का? लो है। तो अगर एनर्जी स्टेटस लो है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ग्लूकोनियोजेनेसिस में आप लोग ध्यान रखिए एक चीज कि ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस 3 स्टेप्स को छोड़कर, एक्सेप्ट 3 स्टेप्स, क्योंकि 3 स्टेप्स इरिवर्सिबल होती हैं ग्लाइकोलिसिस में। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है इसमें एटीपी लगती है, ठीक है। यहाँ पे एटीपी को यूज किया जाता है क्योंकि हम यहाँ कुछ बना रहे हैं। जब आप किसी चीज को तोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, जब किसी चीज को आप बनाएंगे तो क्या होगी? एनर्जी यूज होगी, ठीक है। एक नॉर्मल सी चीज है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? एटीपी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं तो एनर्जी क्या होगी? एटीपी के फॉर्म में जनरेट होगी। और ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम ग्लूकोज बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगी? एटीपी जो है वो यूज होगी, ठीक है। एटीपी इज यूज्ड। तो अगर एडीपी कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पूछा है कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस का एंजाइम है ये। एडीपी क्या इसको एक्टिवेट करेगा? तो अगर एडीपी कॉन्सेंट्रेशन हाई है इसका मतलब क्या है? द एनर्जी स्टेटस ऑफ द सेल इज लो। और ऑलरेडी अगर आपकी सेल्स में एनर्जी कम है तो क्या हम ग्लूकोज बनाएंगे? क्योंकि ग्लूकोज बनाने के लिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए में क्या चाहिए? एटीपी चाहिए, ठीक है। यहाँ तो क्या है? ऑलरेडी एनर्जी कम है, तो और फिर हम एटीपी को क्यों यूज करेंगे? तो एडीपी यहाँ पे क्या होगा? एलोस्टेरिक इनहिबिटर होगा। क्यों? क्योंकि एडीपी कॉन्सेंट्रेशन हाई होना ये इंडिकेट करता है कि एनर्जी स्टेटस कैसा है? लो है। तो उस कंडीशन में एडीपी क्या करेगा? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का इनहिबिशन करेगा, एक्टिवेशन नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका? रॉन्ग, ये भी करेक्ट मैच नहीं है। तो ऑटोमेटिकली फिर करेक्ट मैच क्या होगा आपका? फोर्थ, ठीक है। पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज किसका एंजाइम है? ये आपका ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है, ठीक है। लास्ट स्टेप जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर स्टेप को पायरुवेट काइनेज जो है वो कैटालाइज करता है। लास्ट स्टेप जो होती है वो आपकी इरिवर्सिबल होती है। ग्लाइकोलिसिस में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों को। अब से आप एक चीज देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के पाथवे इस पे नहीं पूछा है, ये आपको रेगुलेशन पार्ट पे पूछा है, ठीक है। रेगुलेशन आपके लिए मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन जो खास करके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन कैसे होता है, डिफरेंट जो मेटाबॉलिक पाथवेज है उनको आपको अच्छे से करके जाना है। 4 मार्कर में भी क्वेश्चन आया है, 2 मार्कर में भी क्वेश्चन आया है कुछ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके और भी क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपका? फोर्थ इज करेक्ट। फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट, अभी हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस में आपका ग्लूकोज और फिर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज, वंस अगेन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को अभी मैं इंडिकेट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट, ठीक है। ये फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट होता है, फिर आगे फर्दर ये स्प्लिट हो जाता है यहाँ से पाथवे। और लास्ट स्टेप जो लास्ट स्टेप होती ग्लाइकोलिसिस की, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुवेट बनता है तो यहाँ पर ये एंजाइम होता है पायरुवेट काइनेज। तो पूछा है कि जो फ्रक्टोज 6 बेस फॉस्फेट है ये क्या इसको एक्टिवेट करेगा? तो यस, ये एक्टिवेट करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का लेवल हाई है तो क्या है कि ग्लाइकोलिसिस में ये जो सबस्ट्रेट्स हैं इनका फ्लक्स ज्यादा है, तो हमें क्या करना, उन्हें मेटाबोलाइज करना है, पूरा ग्लाइकोलिसिस को कंप्लीट करवाना है। इसलिए पायरुवेट काइनेज को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो एक्टिवेट करेगा, ठीक है। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि एलोस्टेरिक एक्टिवेटर का मतलब क्या होता है। एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, इसको हम लोग एंजाइम्स में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, बट आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए कि एलोस्टेरिक एक्टिवेटर का मतलब क्या होता है। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एंजाइम से बाइंड करे, सपोज हियर वी हैव एन एंजाइम और ये क्या है, ये सपोज ये एक्टिव साइट है, तो एक्टिव साइट पे ना बाइंड करके वो पर्टिकुलरली किसी और साइट पे बाइंड करे, ठीक है। ये एक्टिव साइट है, सपोज ये एक्टिव साइट है, तो इस साइट के अलावा किसी दूसरी साइट पे बाइंड करे जिसको आप एलोस्टेरिक साइट बोल सकते हो। और बाइंडिंग के बाद ये क्या करे, इस पर्टिकुलर ये जो आपका एंजाइम है इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करे। कैसे इंक्रीज करेगा? जिसकी बाइंडिंग से कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे और एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है।
इन डिटेल इसको हम लोग एंजाइम्स पर डिस्कस करेंगे, एलोस्टेरिक एक्टिवेशन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन को। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, लेट अस सी, ये भी आपको जून 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज नॉट यूज्ड। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका, ठीक है, लेट मी शो यू। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि वेयर इज actually electron mitochondrial electron transport chain is located. So here we have the chain in the inner mitochondrial membrane. ठीक है, तो ये होता क्या है, यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, डिफरेंट 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 4 कॉम्प्लेक्सेस, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से जो एनर्जी जनरेट होती है वो उस एनर्जी को यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और इन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से जो एनर्जी जनरेट होगी उसको यूज करके यहाँ पे अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यहाँ पर एक ग्रेडियंट बनता है, किसका, पॉजिटिवली चार्ज आयंस का, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स। और यहीं पे जो ग्रेडियंट है वो क्या कहलाता है आपका, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ठीक है, कहाँ पे बनता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, अराउंड दिस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, और फिर इन्हीं इसी ग्रेडियंट को फिर यूज किया जाता है, ये जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स है, ये हाइड्रोजन आयंस का ये ग्रेडियंट होता है आईएमएस में, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, दिस इज द मैट्रिक्स। यही ग्रेडियंट को फर्दर यूज किया जाता है, किस पर्पस के लिए, ये डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, और इसका इस ग्रेडियंट को, इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स को किसके लिए यूज किया जाता है, एटीपी के सिंथेसिस के लिए, और ट्रांसपोर्ट के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्योंकि सपोज मैट्रिक्स में क्या बनेगा आपका, एटीपी बनेगा, तो एटीपी बनाने के लिए एडीपी का ट्रांसपोर्ट होगा, फॉस्फेट का ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, हमें ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये जो ग्रेडियंट है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है, इसको यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर द एटीपी सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। चलिए तो देखते हैं कि क्या पूछा है आपसे। पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ एटीपी इनटू द साइटोसोल फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब एटीपी बन जाएगा तो फिर उसको साइटोसोल में भेजना होगा। दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ एडीपी फ्रॉम साइटोसोल इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एटीपी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एडीपी चाहिए, तो वो साइटोसोल से कहाँ आएगी, मैट्रिक्स में। थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉस्फेट आयंस फ्रॉम साइटोसोल इनटू द माइटो, जैसे कि मैंने बोला अभी आपको कि एडीपी का ट्रांसपोर्ट करना होगा, फॉस्फेट आयन का ट्रांसपोर्ट करना होगा साइटोसोल से मैट्रिक्स के अंदर एटीपी बनाने के लिए। ठीक है, फोर्थ है ट्रांसपोर्ट ऑफ एनएडीएच फ्रॉम साइटोसोल, एनएडीएच फ्रॉम साइटोसोल इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, फोर्थ, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो ग्रेडियंट है इसको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाएगा, एटीपी सिंथेसिस के लिए यूज किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन एनएडीएच का जो ट्रांसपोर्ट है वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू नहीं होता है, ये शटल सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, कौन सा शटल सिस्टम, मैलेट स्पार्टेट और ग्लीसरॉल फॉस्फेट शटल। ठीक है, मैलेट स्पार्टेट शटल, ग्लीसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू जो एनएडीएच है उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंचाया जाता है। यहाँ पे प्रोटॉन जो ग्रेडियंट है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है, उसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, करेक्ट आंसर इज फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, बायोएनर्जेटिक्स से पर्टिकुलरली पूछा गया है। ये आपका 4 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ी सी चीजें आपको समझनी है। और इसमें एक चीज और होती है कि इन क्वेश्चंस को अगर आपने सॉल्व करनी है, क्योंकि इसमें एक्चुअल वैल्यू पूछी गई, तो वैल्यू अगर आ गई है आपकी, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट मार्क्स भी है, 4 मार्क्स। ठीक है, ये 4 मार्कर क्वेश्चन है,
चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है बेसिकली, so for the coupled reaction given below, equilibrium constants जो है KEQ और इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपको गिवन है 270 एंड 890। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इक्वेशन 1 के लिए क्या है आपका 270 और इक्वेशन जो 2 है उसके लिए क्या है ये 890। तो दो वैल्यूज आपको दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, 890 रेस्पेक्टिवली। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस H2O क्या बन रहा है आपका, ग्लूकोज फॉस्फेट रिलीज हो गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ATP प्लस ग्लूकोज क्या बन रहा है, ADP, और एक फॉस्फेट ग्लूकोज को यहाँ हो गया ट्रांसफर, तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं यहाँ पर और आपसे पूछा क्या है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP। तो कुछ इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक वीडियो लेक्चर में, फ्री एनर्जी क्या होता है। अभी वी विल जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या एक्चुअल में, गिब्स फ्री एनर्जी मतलब is the energy available to do any work in the system at particular constant temperature and pressure। ठीक है, और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसके लिए what is the formula that you will use, okay, so this is the equation for standard free energy change। ठीक है, तो दो इक्वेशंस के लिए हमें ये फाइंड करना है। चलिए तो पहला इक्वेशन देखते हैं हम लोग। फॉर इक्वेशन 1, तो इस फॉर्मूला को हम लोग रखते हैं यहाँ पे, आई विल राइट 1 2.303। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि R क्या होता है इसमें और T क्या होता है। K तो हमने डिस्कस कर लिया, ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक है, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और R क्या होता है, ये आपका होता है आइडियल गैस कांस्टेंट, और T क्या है आपका, ये है टेम्परेचर। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज हैं आपको पता होनी चाहिए। तो लेट मी गिव यू द वैल्यूज। आर की जो वैल्यू है क्या होती है, 8.314 या 315 कुछ बुक्स में होता है, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, so this is the, let me shift it over here, so that you can see the question and the solution। okay, तो वैल्यूज की अगर हम बात करें तो आर की वैल्यू क्या होती है, आर क्या है आपका, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 25 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, बट आपको इसमें क्या, किस में कन्वर्ट करना होगा, केल्विन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है इसमें होती है पर केल्विन। तो यहाँ पर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 25 प्लस 273, 25 सेल्सियस में हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, 298 K। ठीक है, फिर
टी की वैल्यू हो गई, और के क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यूज जो हमको क्वेश्चन में दी गई, वैल्यूज गिवन। यहाँ पे हमने लिखा है ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए और ये सेकंड इक्वेशन के लिए, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन के लिए। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इक्वेशन 1 के लिए लेते हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको, अच्छा यहाँ माइनस का साइन लगा होता है, एक चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है, -2.303 RT log K, ओके। कई बार इस तरीके से भी लिखा हुआ होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, -RT ln K। तो यहाँ पे क्या होता है, ये नेचुरल लॉगरिथम होता है, और इसको हम लॉग बेस 10 में अगर कन्वर्ट करें तो हम क्या करते हैं, फिर 2.3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये भी वही इक्वेशन है, सिर्फ नेचुरल लॉग को हमने बेस 10 लॉग में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। चलिए तो इक्वेशन 1 के लिए हम लेते हैं पहले LG, दिस इज द 303 RT log K। तो यहाँ पे मैं पहले R और T की वैल्यूज को लिखती हूँ, ठीक है, 8.314, फिर क्या है, T की वैल्यू आपकी 298, ठीक है, फिर 2.303 को मैं सिर्फ आई एम जस्ट राइटिंग 2.3, और log K की जगह आप क्या लिखेंगे, log K की जगह आप यहाँ पर log फर्स्ट जो इक्वेशन के लिए आपको K की वैल्यू क्या दी गई है, 270, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, log 270, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब इसको अगर हम log की वैल्यूज वहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेटर तो गिवन होता है, ठीक है, तो यू कैन जस्ट फाइंड क्या हो जाएगा ये 8.314। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्जन भी करना होता है आपको, तो क्योंकि मैंने जो वैल्यूज यहाँ पे ली हुई हैं आर की, वो किस में है, जूल में है, बट यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये किलो जूल में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट करना होगा आपको, पहले इसको जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, या तो अभी कर सकते हैं या लास्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी मैंने कन्वर्ट किया तो क्या करेंगे हम, बस 1000 से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, ये क्या हो जाएगा 0.008314, ठीक है। यहाँ यहाँ पे डेसिमल था, आपको क्या करना है, इस तरफ शिफ्ट करना है, ओके, डिवाइड करना है 1000 से, तो ये हो गया 0.008314 इंटू 298 इंटू 2.3, और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, log 270 की 2.4313, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें आगे, तो क्या आता है आपका, माइनस, यहाँ सब में माइनस लगा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, -13.856। अब हम इसको किस में लिखेंगे, किलो जूल पर मोल। ये किसके लिए आ गया आपका, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हमें वही करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर फर्स्ट, चलिए सेकेंड के लिए, और सेकेंड इक्वेशन फॉर्मूला फिर से मैं नहीं लिख रही हूँ, दिस इज द सेम फॉर्मूला वी विल अप्लाई। यहाँ पे आर और टी वगैरह की वैल्यूज वही रहेंगी, -8.314। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली उसको क्या किस में लिख देते हैं, किलो जूल में लिख देते हैं, ठीक है, -0.0014, डेसिमल का साइन, एंड देन 298 टेम्परेचर, और 2.3 से हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 2.303 यहाँ पे है, और फिर उसके बाद log 10 की जो आपकी log 10 यहाँ पे क्या होगा, 10 बेस में होता है बट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या है 890, ठीक है, 890। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई अगर करें
तो क्या आएगा आपका कैलकुलेटर? तो आप लोगों को यहाँ आज एग्जाम में अब दे प्रोवाइड यू, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी 6 पॉइंट, अच्छा एक यहाँ पे मैं डायरेक्टली लॉग की वैल्यू इफ यू वांट आई कैन राइट ओवर हियर, लॉग की वैल्यू क्या है 0.008314 इंटू 298 इंटू 2.3, ये 2.3 किसका है 2.303 जो हमने लिया है, इंटू यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 2.949, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 16.806 किलो जूल पर मोल। ये किसके लिए आ गया हमारा, ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन के लिए, ठीक है। और ये किसके लिए था हमारा, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ये दोनों वैल्यूज जो है, अब हमें क्या पूछा है, ठीक है, हमें पूछा क्या है कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, ये कैसी रिएक्शन है, ये जो है ये कपल्ड रिएक्शन, ठीक है। तो इसको जब हम टोटल इसका ये निकालेंगे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, तो हम इन दोनों जो वैल्यूज हैं उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको हम ऐड कर देंगे, ये जो हमने निकाला हुआ है 1 प्लस, ठीक है, दोनों की वैल्यूज क्या आई है हमारी, इसका क्या आया है -13.856 किलो जूल पर मोल, प्लस एक चीज ध्यान रखना है आपको, माइनस प्लस यहाँ पे, बस यही चीज है आपको थोड़ा केयरफुल रहना, अदरवाइज दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। -16.806 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसको फर्दर हम सॉल्व करें 13.856, आई एम नॉट राइटिंग द यूनिट्स अगेन, यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस 16.806, ठीक है। इसको अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा -30.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। माइनस का साइन यहाँ पे रहेगा, आपको ये माइनस प्लस थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा डिजिट कौन है 16, इसके सामने क्या लगा है यहाँ माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा और होगा क्या प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस माइनस का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, अदर देन दैट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। बट आपको समझ के करना है, ईजी तभी है जब आपने उसको समझा हुआ है, ओके। तो चलिए देखते हैं कि हमारी वैल्यू कितने आई है, माइनस, okay, so this is the value that we have found out, -30.7 किलो जूल पर मोल। तो देखते हैं ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें ये वैल्यू कितनी है। so this is this option -30 to 32 किलो जूल per mole, so this is the correct answer, okay। so these questions are easy if you just understand the concept, so थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, जैसे यहाँ पे हमने 25 डिग्री सेल्सियस दिया है तो उसको पहले केल्विन में कन्वर्ट किया है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस से, ओके। यहाँ पे आई शोड यू, यहाँ से हमने केल्विन में कन्वर्ट किया पहले, और यहाँ पर ये आपको जूल में दिया हुआ था इसकी वैल्यू, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है, किलो जूल में कन्वर्ट किया है हेयर, ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट स्टेप में इसमें हमने माइनस लिखा हुआ है, यहाँ माइनस माइनस से क्या होगा प्लस, बट साइन किसका आएगा, जो बिगर डिजिट होता है उसके साथ जो साइन लगा होता है माइनस से प्लस उसका साइन आता है, ठीक है। तो हमने प्लस किया बट यहाँ साइन माइनस का होगा, ठीक है। दीज आर सम क्वेश्चंस, और भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे in next video lectures. Take these questions and solve them again, okay। Thanks for watching.